चलिए तो इसी जज्बे के साथ आज शो की भी शुरुआत करते हैं और बुधवार का दिन है। शो की शुरुआत होती है विमेंस वेडनेसडे के साथ। देखते हैं ऑन द शो। हर बुधवार महिला दर्शकों के लिए खास शो में होंगे महिलाओं के साथ सवाल जवाब। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहां करें निवेश, 5 साल के लिए हाइब्रिड फंड लें या मिड कैप फंड। आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं। हर बुधवार को आधी आबादी की आर्थिक आज़ादी की बात होती है और आज जो है हम पचा ग्रुप ऑफ होटल्स की डायरेक्टर सी राधिका चौहान के सफ़र के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। जानेंगे सफल महिला उद्यमी कहाँ करती हैं निवेश और कैसे वित्तीय साक्षरता और आर्थिक आज़ादी के लिए वो कदम उठाती हैं। और हम आपके सवालों के जवाब शो में जो देते हैं, अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो व्हाट्सएप कर सकती हैं अपने सवाल। 9619873567 हमारा नंबर है जहां पर आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो कर रही हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकती हैं। हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं शो में। और हर बुधवार को हमारे साथ खास मेहमान होते हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शो की शुरुआत भी हम करेंगे महिलाओं के सवालों के साथ हर्ष। और ऐसे में पहला सवाल हम लेंगे दिशा का। लगभग 7,000 रुपये की एसआईपी कर रही हैं। ये जो डिटेल्स इन्होंने हमें दी है उसके मुताबिक रेबेको का स्मॉल कैप फंड है इनके पास, टाटा का मिड कैप है, टाटा बैलेंस एडवांटेज भी है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है इनके पास। और शॉर्ट टर्म में यानी 4 साल के बाद अब 2029 तक जो है इन्हें 20 लाख रुपये चाहिए। लॉन्ग टर्म यानी 15 साल में इनको चाहिए लगभग 5 करोड़ और इसी के लिए ये चाहती हैं कि आप इनको सलाह दें। 4 फंड है, 7,000 रुपये की राशि का निवेश हो रहा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बांटा हुआ है और अपने लिए गोल्स तय किए हुए हैं। तो आपकी हम करते हैं सराहना दिशा, आपने प्लानिंग के साथ अपना सवाल पूछा है। आपको पता है, आपको क्लैरिटी है कि कितने साल में आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़ंड्स का चुनाव जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही कुछ बात करें, क्योंकि हमें 4 साल का तो इंतज़ार करना नहीं है हर्ष। 4 साल तक तो इक्विटी में निवेशित नहीं रहेंगे। उससे कुछ साल पहले इन्हें अपने पैसे निकाल कर सेफ भी रखने होंगे, डेट में शायद पैसे इनको शिफ्ट करने होंगे। वो भी रणनीति के तौर पे सोचना ज़रूरी होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से दिशा ने इतना ही सोचा होगा कि 4 साल इक्विटी में बनी रहेंगी तो शायद इन फंड्स का फ़ायदा इनको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। हालांकि कब से निवेश कर रही हैं और अभी तक कितना जमा हुआ है उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो और जितना इकट्ठा कर चुकी होंगी उसके आगे अब आगे इकट्ठा करने को लेकर शॉर्ट टर्म यानी अगले 4 साल में क्या रणनीति 20 लाख के लिए? कविता, दिशा के सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने शुरुआत में कहा था। हम ये हर वेडनेसडे एक वुमेन्स वेडनेसडे स्पेशल के रूप में मनाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज ही भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी महिलाओं के सम्मान के लिए ये जो एक्शन दिया है, हम वो दिन भूले नहीं है जब बिल्कुल, जो पत्नियों के सामने पतियों को गोली मारी गई थी। और एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर हर एक भारतीय महिला की आन बान और शान और इज्जत के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है उसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। एंड आपके साथ हम सभी बतौर नागरिक बहुत गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने के लिए। और सभी फौजियों को हम कांग्रेचुलेट करते हैं, थैंक यू करते हैं फॉर दिस एक्शन एंड टू प्रोटेक्ट अस ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। दिशा जी के सवाल पे आते हैं। आपने सही फरमाया कि 4 साल का जो उनका पहला टारगेट है और फिर उनका दूसरा टारगेट है 15 साल का। आप जब 4 साल के लिए निवेश करते हैं तो मोस्ट सर्टेनली आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वोलेटिलिटी जितनी कम हो आपके पोर्टफोलियो में उतनी बेटर हो। और इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं तो वो इक्विटी का एक यूनिक सिचुएशन क्या होती है कि हो सकता है कि आप अगले 3 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न पाएं और अचानक चौथे साल में जब आपको पैसे की जरूरत पड़े और तब अगर मार्केट गिर गया तो आपका जो लक्ष्य है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या विड्रॉ करेंगे तो मार्केट अपने बॉटम पे होगा तब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो कविता आपने कहा वो चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमेशा हम सारे इन्वेस्टर से कहते हैं
कि 1 या 2 साल पहले जब आपके लक्ष्य आपके जो टाइम होराइज़न है उससे 1 या 2 साल पहले से ही आप इक्विटी में से धीरे-धीरे निकलने लग जाएँ। लेकिन अगर हम दिशा जी का ये सवाल देखते हैं और समझते हैं तो इनका टारगेट बहुत अग्रेसिव है। आप देखेंगे कि 2027 में इन्हें 20 लाख रुपए चाहिए। अभी जो वो निवेश कर रही है वो है ₹7,000। तो इसमें आपको समझना होगा कि अगर ₹7,000 का मैं 12% से अनुमान भी लगाऊँ, अगर मैं इक्विटी फंड का रिटर्न्स भी एस्टिमेट करते हैं, तो भी ये करीबन 4,25,000 ही बनता है। तो 20 लाख बहुत अग्रेसिव टारगेट है। अगर आपका गोल जो दूसरा गोल है वो है 15 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करना, तो इक्विटी को आप लॉन्ग टर्म के गोल के साथ अलाइन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेवरदलेस मैं दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ एक इक्विटी पोर्टफोलियो को रिवैल्यूएशन करने का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। फिलहाल हम इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे क्योंकि टारगेट आपका बहुत अग्रेसिव है। मान लीजिए 4 साल बाद मार्केट खराब रहता है, तो आप ये जो पैसे हैं इक्विटी फंड इसे लॉन्ग टर्म गोल्स की तरह अगर एलोकेट कर सकें, तो लॉन्ग टर्म के लिए ईयरमार्क कर दीजिएगा। तो मैं अभी फिलहाल आपके क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी है भी नहीं, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा रीचेक कर दूं, क्योंकि उसमें भी अगर हम देखेंगे आपके पास एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप और एक सेक्टर फंड है और एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। सो आप इस तरह से मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा है आपके पोर्टफोलियो बनाने का, स्पेशली शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए। एंड आप एज एन इन्वेस्टर की प्रोफाइल जितनी मैं समझा हूं क्वेरी के थ्रू, उस लिहाज से तो थोड़े बदलाव बता दूं मैं आपको। आप एसबीआई की स्कीम रखिए, लेकिन एसबीआई में मल्टी कैप फंड लीजिए। आपके पास अभी टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड है, आप उसकी जगह पे एसबीआई मल्टी कैप फंड रखें। फोलियो आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ स्कीम बदलनी है और उसमें ₹3,000 निवेश करें। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3,000, इसमें भी आपके पास फोलियो ऑलरेडी है लेकिन स्मॉल कैप फंड है, तो मैं उसे मिड कैप फंड में अपग्रेड कर रहा हूँ। तो आप उसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में ₹3,000 फोलियो आपके पास ऑलरेडी है और टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड कंटिन्यू करें जैसे आपके पास है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी फिर भी थोड़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू मिड कैप, स्मॉल कैप और एक सेक्टर फंड होने के लिए। तो ये मेरी सलाह दिशा जी के लिए रहेगी। ऑलराइट, देखिए गुजारिश हमारी यही है विमेन व्यूअर्स से कि वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अगर जुड़ें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग है जो हमारे पास सवाल में नहीं होती है। दिशा से भी हम जानना चाहते थे कि अगर वो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकती हैं, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि हर्ष उससे ना फ़ायदा हो जाता है और उससे उनको सलाह देने में भी हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। हमारे पास एक नया एंगल हो जाता है जहां पर हम उनकी सहायता कर पाएँ। तो फिलहाल जितनी जानकारी थी उसके मुताबिक ये दिशा को सलाह मिलती हुई, जहां पर एसबीआई मल्टी कैप, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटी और टाटा का बैफ जो है उसमें कंटिन्यू करने की सलाह दी जा रही है। हर्ष, जिन फंड्स में अभी निवेशित हैं उनमें ये बनी रहें, उनमें पैसे फिलहाल नहीं निकालें, या उन पैसों को भी निकाल के आपको लगता है कि एक जगह एसटीपी कर दी जाए और बाद में धीरे धीरे फंड्स में, इन्हीं 3 फंड्स में पैसे डाल दिए जाए, क्या ये सलाह होगी? तो जब हम पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं और कोई एक्शन लेते हैं, तो उसका है ना प्राइमरी पर्पस होता है कि आप उस समय ही जो बदलाव करने कर लीजिए। क्योंकि अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना वाजिब नहीं लगता, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसे भी ना निकालें। सॉरी, उसे भी निकाल के उसे अपने नए पोर्टफोलियो में मर्ज कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, टाटा मिड कैप एंड एसबीआई टेक्नोलॉजी जो हम बंद कर रहे हैं, इनमें से रिडीम कर लें पैसे और अभी के अभी ये लमसम के रूप में ही अभी जो स्कीम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एसबीआई मल्टी कैप, कैनरा इमर्जिंग इक्विटी और टाटा बैफ, उसमें आप री इन्वेस्ट करके आप ये 3 स्कीम्स को आगे जाते हुए कंटिन्यू करें। तो आप पूरा रिवैम्प कर लीजिए, पुराने से निकल जाइए और नए में उसे सीधा स्विच कर दीजिए लमसम के रूप में ही। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। दिशा के सवाल पर ये जवाब दिया आपने। स्वर्णलता नंदा जो हमारी अगली महिला दर्शक है, उनका सवाल, और ये कह रही हैं, ये एक हाउसवाइफ हैं और बेटा है इनका 6 साल का। आईसीआईसीआई के फ्लेक्सी कैप में डालती हैं ₹1000 हर्ष। इमरजेंसी फ़ंड इनको इन्वेस्ट करना एचडीएफसी मिड कैप में लगभग 10 साल के लिए। अपने पति के पोर्टफोलियो की डिटेल्स शायद इन्होंने दे रखी हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप में ₹3000, एचडीएफसी हाइब्रिड में 1000, एसबीआई फोकस में जो है 1000। आई थिंक ये अपने पति के बिहाफ में ही ओवरऑल सवाल पूछ रही हैं। हालांकि बोल रही हैं कि इन्होंने फ्लेक्सी कैप का एक ही फंड रखा है आईसीआईसीआई का, बाकी इमरजेंसी फंड जो है ये जमा करना चाहती हैं। चलिए, दोनों का कंबाइंड गोल अपने बेटे के उज्जवल भविष्य और भविष्य को आर्थिक तौर
सिक्योर बनाने को लेकर ही होगा हर्ष, तो उसी लाइन पे मैं चाहती हूँ कि आप इनको सलाह भी दें। स्वर्णलता जी फोन लाइन पर होती तो हम शायद ये पूछने की भी कोशिश करते कि अपने निवेश को अगर बढ़ाना चाहें तो कब तक बढ़ाना चाहेंगी, टाइम होराइजन क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि फंड्स अच्छे होने से एक हद तक आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, लेकिन आप कब तक उस फंड में रहना चाहते हैं, कितना रिस्क है या नहीं है, इस पहलू पर अगर सलाह देने की बात हो तो स्वर्णलता जी डिटेल्स हमारे पास थोड़ी सी कम है। बहरहाल हर्ष क्या कहेंगे? तो देखिए कविता, दो हिस्सों में बांटता हूँ। पहले मैं जो स्वर्णलता जी ने अपनी डिटेल्स भेजी उस पर टिप्पणी दे दूं। सो आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है। अब मुझे सिर्फ कंफ्यूजन है, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी फंड में उनको क्रिएट करना है और वो एचडीएफसी मिड कैप फंड 10 साल के लिए यूज करना चाह रही है। सो आई थिंक यहाँ पे उनकी समझ शायद है ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो आपको एक दिन के टाइम पे आपको पैसे हाथ में आ जाए। मार्केट वोलेटिलिटी से आपके कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट वोलेटाइल हो रहा है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें भी लॉस हो रहा है। भले रिटर्न्स कम आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लिक्विडिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, और जब मुझे पैसे चाहिए तुरंत बिना कोई हिचक के मैं पैसे निकालूं तो मुझे एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मेरे पास पैसे आ जाने चाहिए। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ये काम नहीं करता। तो आपको लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के जरिए आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। सो आई थिंक वो थोड़ा एक बार रिफ्लेक्ट करने की क्या एक्चुअली चाह रही है करना, और फिर उस बेसिस पे अगर ये अपना इमरजेंसी फंड के बारे में सोचे तो बेटर होगा। उनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो पे आते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये सिर्फ 2 स्कीम रखें अपने पोर्टफोलियो में तो काफी होगा। इनके पास एक एचडीएफसी स्मॉल हाइब्रिड फंड और एक फोकस फंड है। तो वह मेरे हिसाब से अगर ये पूरा जो 4,000 रुपए है या 5,000 रुपए जो ये निवेश कर रही है, ये सिर्फ 2 स्कीम रखें तो उतना काफी होगा। सो एसबीआई में एक उनका जो फंड है अभी फोकस फंड है उसको बंद करें। लेकिन फोलियो है तो मैं एसबीआई का आपको एक मल्टी कैप दे दूं। एसबीआई मल्टी कैप फंड में ये 3,000 रुपए निवेश करें। फोलियो ऑलरेडी है इनके पास, स्कीम बदलनी है और अमाउंट बदलने हैं। और एचडीएफसी हाइब्रिड फंड में जो 1,000 रुपए करें उसकी जगह ये 2,000 रुपए कर लें। तो आई थिंक ये तो स्कीम इनके पोर्टफोलियो में काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और बाकी की जो स्कीम्स हैं और जो हमने बंद कर रहे हैं अभी, उसमें से पैसे निकाल लें और इन्हीं स्कीम्स में से री इन्वेस्ट करके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। हर्ष, स्वर्णलता जी को आपने ये सलाह दी है। रेनू का मैं सवाल लूंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें फ़ोन लाइन पर मिल जाए, पर फिलहाल बात नहीं हो पा रही है, और बहुत दर्शकों ने यहाँ पर अपने जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर भेजे हैं, यूट्यूब पर। लेकिन हर्ष, रेनू का सवाल लेते हैं, और इनकी उम्र 40 साल की है। अच्छी खासी रिस्क एपेटाइट है इनकी, इन्होंने लिखा हुआ है। पोर्टफोलियो बनाया है जिस पर आपसे सलाह चाहती हैं। कोटक का इनके पास मल्टी कैप है, इनके पास मिरर का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी और डेट है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, और कोटक का इमर्जिंग इक्विटी भी है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 10 इयर्स प्लस इनकी टाइम होराइजन हो, और पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड, क्या कहेंगे हर्ष? जी हाँ कविता, सो देखिए ये 28,000 रुपया महीने का निवेश कर रही हैं, और इन्होंने जो हाँ। स्कीम्स दी हैं, तो एक हालांकि उन्होंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप कहा, वो अभी एक फ्लेक्सी कैप हो गया है। तो पहले ये स्कीम का नाम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप हुआ करता था। अब ये रीब्रांडिंग होने के बाद ये कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है। तो इनके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज कैप, एक हाइब्रिड फंड, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड। आई थिंक एलोकेशन अच्छा है। 28,000 रुपए जो इन्हें निवेश करने, उन्होंने सिर्फ 5 स्कीम ले रखी है, वो भी अच्छी बात है। नहीं तो कई क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं जो 6-7 हजार इन्वेस्ट करते हैं और हर एक स्कीम में 1-1 हजार रुपया निवेश कर रहे हैं, तो 6-7 स्कीम ऐसे ही बन जाती है। तो इनका 28,000 रुपए के हिसाब से 5 स्कीम होना आइडियल है, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जो एलोकेशन है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, तो उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी ले रखा है, हाइब्रिड फंड है और फ्लेक्सी कैप है। आई थिंक एलोकेशन वगैरह सब ठीक है। एक चीज जो आपने पहले कही थी उस पर उन्हें गौर करने की जरूरत है कि आप उम्मीद करते हैं कि इनका जो लक्ष्य है वो कम से कम 10 साल के ज्यादा हो, क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो है। इक्विटी में लॉन्ग टर्म का होराइजन होना जरूरी है। तो इस चीजों का अगर ध्यान में रखते हुए अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो कोई फिलहाल चेंजेस करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। इसी तरह वो अपना इन्वेस्टमेंट करती रहे। आगे जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहेंगी तो भी इन्हीं स्कीम्स में स्कोप है कि आप और बढ़ा सकती हैं। और स्कीम फिलहाल छठी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आप अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिएगा। चलिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि फंड्स और बढ़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है। कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर अपने
की राशि बढ़ा रहे हैं तो शायद फंड्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है। नया फंड इस तरह के पोर्टफोलियो में तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस सिनेरियो में नया फंड जोड़ लेना चाहिए हर्ष, ये भी एक सवाल उठता है। रेनू तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है जैसा कि आपने कहा, लेकिन किन सूरतों में फिर आपको फंड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ज़रा वो बता दीजिए। तो देखिए कविता, जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो पहले आप अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से एक बार हम सब कुछ हटा देते हैं साइड में कि भाई कितनी स्कीम्स अवेलेबल है, कौन से मार्केट्स में कितने कोई कौन सी स्कीम क्या परफॉर्मेंस कर रही है, एक बार वो बिल्कुल भी हम दायरे में नहीं लेते हैं। हम क्या करेंगे कि हम ये सोचते हैं कि आई एज एन इन्वेस्टर, मैं एज एन इन्वेस्टर क्या चाहता हूँ, मेरा पैसा कितना लार्ज कैप में जाए, मेरा कितना मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मैं अगर वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम देखना चाह रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल एलोकेशन देखना चाह रहा हूँ, मैं कोई सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो पहले अपने अपना वो मन बनाते हैं और एक ढांचा बनाते हैं कि भाई मुझे किस तरह से मेरे पैसे एलोकेट करने हैं। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 50% मुझे लार्ज कैप में लगाना है, 30% मिड कैप में और 20% मैं शायद सेक्टर लगा दूं या इंटरनेशनल फंड्स में लगाऊं या कोई और वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम में लगाऊं या कोई थीम में लगाऊं, तो वैसा मैं अपना मन बनाता हूं कि मैं करना क्या चाहता हूं। फिर मैं जाके अपनी स्कीम्स चूज करता हूँ कि मैं लार्ज कैप में मेरे कितना अमाउंट एलोकेट कर रहा हूँ और उसमें कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है, मिड कैप में कौन से ऑप्शंस हैं, और इस तरह मैं अलग अलग सेगमेंट्स में करता हूँ। अब मान लीजिए आपने 5 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ले ली है। 5 स्कीम आइडियल होती है, अगर आप महीने का 5 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी 5 स्कीम काफी है, आपको 10 15 20 स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपने शुरुआत में 5 स्कीम्स ले ली अपने पोर्टफोलियो में और वो सब तरह का एलोकेशन हो गया। अब आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने मान लीजिए एक फलाना थीम जोड़ना है, मुझे एक सेक्टर जोड़ना है मेरे पोर्टफोलियो में, या मुझे कोई और एक डिफरेंट स्टाइल की कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो मुझे जोड़ना है, तभी आप एक नई स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। हम कई बार सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नाम पे इतनी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं जिसका डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे कुछ भी फायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास जबरदस्ती के बहुत सारी स्कीम जुड़ के हमारा काम बढ़ जाता है। तो अगर कोई यूनिक आइडिया है या आपने अपना एलोकेशन पहले स्मॉल कैप था नहीं आपके पोर्टफोलियो में, अब आपने सोचा कि मुझे स्मॉल कैप लेना है, तब आप स्कीम जोड़ेंगे। आप सोचते हैं मुझे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड लेना है, तब आप एक स्कीम जोड़ने की सोच सकते हैं। तो जोड़े तभी जब आपको लगे कि आपको कुछ स्पेसिफिक अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल करना है, तभी आप जोड़े। नहीं तो अगर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आपको फिर 5 स्कीम से ज्यादा कोई भी जरूरत नहीं है आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी जोड़ने की। चलिए, रशिका का सवाल लेते हैं हर्ष। और 15 साल में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए और फिलहाल 2,500 रुपए की एसआईपी कर रही हैं। कुल मिला के इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई का स्मॉल कैप रखा है और पराग पारिक का कौन सा फंड है पता नहीं, बट जिस तरह से फ्लेक्सी कैप को लेकर एक लोकप्रियता बनी हुई है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड होगा। दोनों फंड्स अच्छे हैं, थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये जानकारी नहीं है हर्ष कि ये और पैसे क्या फिलहाल निवेश कर सकती हैं या नहीं। और जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, जिसके लिए आप जवाब दे रहे थे, वो रशिका के लिए ही था, क्योंकि इन्हें निवेश राशि बढ़ाने की ज़रूरत है और उसी के साथ साथ फंड को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। बताइए। जी हाँ, कविता, देखिए अभी एक पॉइंट पहले जो है वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ये हमारे सारे दर्शकों को ज़रूरी है कि हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट होता है, लेकिन एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना ये शायद सही नहीं होगा। उदाहरण के रूप में रसिका, आपने क्या किया है कि 2,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं और 15 साल बाद चाह रही हैं 1 करोड़ रुपया बनना। अब 2,500 रुपए का अगर हम जमा करते हो, मैं 12% का भी अनुमान लगाता हूँ कि अगर रिटर्न्स जो आपको अगले 15 साल में जनरेट एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स आएंगे, वो करीबन अगर 12% आते हैं, तो 15 साल में ये राशि बनती है 12 लाख रुपए। तो इसे अगर 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करना है तो 2,500 रुपए से पूरा नहीं होगा, आपको उसे उसके लिए 20,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना होगा। सो पहली चीज, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप पैसे टच करेंगे वो उस पे और वो अचानक 50 गुना बन जाएंगे, वैसे नहीं होगा। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर सकें। आपको पता है कि अगर एस्टिमेशन लेते हैं कि 12% का रिटर्न, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं, आपको 13 14 15% आता है, आप उसे एंजॉय करेंगे। और आप 12 लाख रुपए इकट्ठा करें, जो हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मानते हैं, जब वो पैसे आएंगे आप उसे एंजॉय करेंगे। अगर आप 1 करोड़ की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं और 12 लाख अगर जमा होते हैं, तो आपको आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट एकदम बेकार है। तो सही एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को, उस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे।
दूसरा, अगर हम आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो यस, आपने एक स्मॉल कैप फंड ले रखा है ₹1500 का, और पराग पारे का मैं मान रहा हूँ फ्लेक्सी कैप है जिसमें ₹1000 ले रखा है। तो ₹2500 के लिए आप अगर मार्केट में एक्सपोज़र चाहते हैं, तो एक मल्टी कैप फंड आप ले लेते, तो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप सब आ जाता उसके अंदर, और 2500 में आपका काम पूरा हो जाता। तो मेरी सलाह रहेगी, एसबीआई का आपके पास फ़ोलियो ऑलरेडी है, तो जैसे मैंने पहले भी दर्शकों से कहा है कि आप एसबीआई मल्टी कैप फंड ले लें। जब आप एसबीआई मल्टी कैप फंड लेते हैं, तो एसबीआई की फ़ोलियो आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिर्फ स्विच करना है, नया फ़ोलियो क्रिएट नहीं करना है, एक स्कीम बंद करनी है, और जो पैसे एसबीआई स्मॉल कैप में, उसे स्विच करके एसबीआई मल्टी कैप में जमा कर दें, और फ्रेश एसआईपी भी आप उसमें ही शुरू कर दें। तो मैं एक स्कीम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बता रहा हूँ कि आप एक ही स्कीम में ₹2500 करें, और वो अमाउंट आप एसबीआई मल्टी कैप में करें। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप टॉप ऑफ द लाइन फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन क्योंकि आपकी जमा राशि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम है, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक ही स्कीम रखें, आपके लिए बेटर होगा। आगे जाके जब बढ़ाना चाहेंगे, तो शायद आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकती हैं उस समय। चलिए, अम, नेहा के पांडे का सवाल लेते हैं। अम, ये रांची से अपना सवाल भेज रही हैं। मोबाइल नंबर मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बातचीत हो नहीं पा रही है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इनसे फ़ोन लाइन पर बातचीत हो जाए, बट ये अपना पोर्टफोलियो ही रिव्यू करवाना चाहती हैं। हर्ष, आपके पास भी डिटेल्स होगी, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। और नेहा, अगर आप शो देख भी रही हैं इस वक्त भी, अगर आप लाइव जुड़ना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। पिछले 5 साल से कोटक फ्लेक्सी कैप में पैसे लगा रही हैं हर्ष, ये ₹6000। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में पिछले 5 साल से ₹8000। बंधन का भी टैक्स सेवर है इनके पास, 5000 2 साल से। यूटीआई स्मॉल कैप में 2 साल से पिछले ₹5000, और मिराई का फोकस्ड इक्विटी है ₹5000 पिछले 2 साल से। टोटल एक्यूमुलेटेड इन्होंने वैल्यू, अभी जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है लगभग 20 लाख बता रही हैं। ₹25,000 पिछले 5 साल से एनपीएस में डाल रही हैं। इन्होंने ₹15,000 और निवेश करने का मन बनाया है। 90 लाख रुपए चाहिए 10 साल में पहले बच्चे के लिए, 1.5 करोड़ चाहिए 15 साल में दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, 4 करोड़ 25 साल में बेटी की शादी के लिए, 5 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए हर महीना जो है 30 साल के बाद इनको चाहिए होंगे। रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट अपनी बता रही हैं ये 30 साल के बाद की। और इसीलिए इन्होंने जो है आपसे एक स्पेसिफिक रणनीति मांगी है। हर्ष, रणनीति ये है कि हर गोल के लिए वो स्पेसिफिक फंड चाहती हैं, तो आप उनको कौन से गोल के लिए कौन सा फंड है वो आंक दें। ओवरऑल पोर्टफोलियो में किस किस तरह से ये विभाजन हो सकता है, ज़रा बताइए। तो देखिए कविता, अगर हम नेहा का अप्रोच देखें, सो बहुत अच्छा अप्रोच है, हैंड्स ऑन अप्रोच है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है, गोल्स को आर्टिकुलेट किए हैं कि भाई कितने साल बाद कितना रुपया चाहिए। ये 5 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही है, और अब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी चाह रही हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाते हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आगे अगले 15-20 साल में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती रहेंगी, और उनके गोल्स होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और बिहेवियरल डिसिप्लिन बहुत अच्छा दिख रहा है इनके अप्रोच में। अब भाई अगर हम देखें, टोटल में ये 44,000 इन्वेस्ट करेंगी, जो एग्जिस्टिंग 29,000 के एसआईपी, और 15,000 जो एडिशनल ऐड करेंगी, और एनपीएस के अलावा, एनपीएस इनके पास ₹25,000 ऑलरेडी है जिसमें एनपीएस में इन्वेस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है ना, इनकी एकदम ठीक है, कुछ भी वैसे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एडिशनल ₹15,000 इन्वेस्ट करना चाह रही है, उसका ब्रेकअप मैं इस तरह दे दूं। ₹4,000 जो एडिशनल है, 15,000, उसमें से ₹4,000 ये कोटक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दे। तो पहले जहां पे ₹6,000 इन्वेस्ट कर रही है, उसकी जगह ये ₹10,000 हो जाएगा, और इनके पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप जोड़ने की गुंजाइश है। तो मैं सलाह दूंगा कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ये जोड़े अपने पोर्टफोलियो में फॉर द बैलेंस ₹11,000। तो अभी इन्हें करना क्या है, जो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वैसे बने रहे, कोटक फ्लेक्सी कैप में ₹4,000 बढ़ाएं, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जोड़ें जिसमें ₹11,000 इन्वेस्ट, 15,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। जहां तक सवाल इनके स्पेसिफिक गोल और एक पर्टिकुलर स्कीम को जोड़ने का है, वेल मैं नहीं सलाह दूंगा कि ये काम अभी फिलहाल करें। हालांकि ये चाह रही है, ये अप्रोच अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है जब हम थोड़ी लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे, और उसमें जब हम कैलकुलेशंस डालना चालू करेंगे। तो इनके लिए बेटर होगा कि एक कॉमन पूल बना के चलें। ये सारी स्कीम्स जो हैं, वो ये अपने गोल्स के लिए एलोकेट करें, और जैसे-जैसे इनके गोल्स आते हैं, उस समय ये इवैल्यूएट करें कि इनकी फंड वैल्यू क्या है, अभी कितना पैसा चाहिए इन्हें, और आगे कितना इन्वेस्ट करने वाली है। उस हिसाब से अगर ये इवैल्यूएशन करके हर एक माइलस्टोन पे एक रिव्यू करके एनालाइज करें कि भाई किसमें से कितना निकालना है, आई थिंक दैट अप्रोच विल बी मोर प्रैक्टिकल,
थियोरेटिकली हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि भाई ये स्कीम इस फलाना गोल के लिए, लेकिन वैसा ना करके प्रैक्टिकल अप्रोच लें। गोल्स अप्रोच होते हैं, उस समय आप एक बार रिव्यू करें कि फंड वैल्यू क्या है, कितना निकालना है आपको, कितना आप फ्रेश जमा करनी है और अगला गोल कब आने वाला है। तो उस हिसाब से अगर ये प्लान करेंगे उस समय तो ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली वायबल होगा। चलिए जितना हो सका नेहा, आपके दिए गए सवालों पर हमने आपको प्लान दिया है। मैं और भी सवाल करना चाहती हूँ हर्ष से, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो आपके सिचुएशन में एप्ट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसीलिए अच्छा होगा अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो अपने सवाल में ऐड करके अपने सवाल हम तक वापस से पहुँचाएँ। एक शाइली का मैं सवाल लेना चाहती हूँ हर्ष, और इन्होंने अपने लिए गोल्स रखे हुए हैं 15 साल में 1 CR, नहीं 50 लाख, और बाद में 20 साल में 1 CR इनका गोल है। शाइली इनका नाम है, अहमदाबाद से सवाल भेजा है, और इन्होंने अपनी फ़ंड की डिटेल्स भी हमें दिए हैं। हर्ष, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 5,000 रुपये हर महीना, HDFC का टैक्स सेवर है 2,500 रुपये, कोटक का भी टैक्स सेवर है, क्वांट का मिड कैप है इनके पास 1,500 रुपये, और 2,500 रुपये SBI के स्मॉल कैप में। PPF में इनका लगभग 3.5 लाख रुपए है। आप इनके पोर्टफोलियो पर जवाब दें उससे पहले टैक्सेवर फंड्स को लेकर मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को बताया जाए, क्योंकि अब तो देखिए हर्ष 2 रेजीम आ चुके हैं। अधिकतर ऑनबोर्डिंग हम सब जानते हैं कि न्यू टैक्स रेजीम में जा चुकी है। ये जितने भी दर्शक हमें सवाल भेजते हैं इनमें से कईयों के साथ ये हुआ है कि वो नई टैक्स रेजीम में है, लेकिन बावजूद उसके वो अभी भी ELSS में निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे वो उनको बेनिफिट मिलता है लेकिन ओल्ड टैक्स रेजीम में। अब सवाल ये है कि अगर आप नई टैक्स रेजीम में जा चुके हैं और आपका लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका है तो क्या अपने पैसे निकाल लें, क्योंकि अब टैक्स बेनिफिट तो आपको मिल नहीं रहा है। क्या किसी और रेगुलर म्यूचुअल फंड में पैसे लगा लें, क्या ये किया जा सकता है? तो देखिए कविता, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपको डेफिनेटली ELSS का फायदा मिल नहीं रहा अंडर सेक्शन 80C जो आपको मिलता था पहले। तो यस, अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल का लॉक इन रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि लॉक इन है इसकी वजह से आप इसमें ना निवेश करें वो जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी है जिसमें लॉक इन नहीं है और आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट। ये कॉमन अप्रोच होता है कि भाई क्यों मैं एक लॉक इन वाली स्कीम में लूं। मान लीजिए मैं 1 या 2 साल तक निवेश कर रहा हूँ, कोई कारण से मुझे उस स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे स्विच करके कहीं और जा भी सकता हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में रहती है, तो अच्छी बात है। और आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं चाहिए तो फिर हम लॉक इन लेने का कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्होंने ELSS फंड में कर रखा है। तो ELSS फंड में जो इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उसका लॉक इन खत्म भी हो गया तो ये एक नॉर्मल स्कीम जैसी बन गई, आप कभी भी उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो गया तो आपको पैसे निकालने ही है उसमें से। तो अगर 3 साल कंप्लीट हो गया है और आपको स्कीम का परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है तो उसमें से पैसे निकालिए मत, रहने दीजिए उसके अंदर, क्योंकि अब 3 साल का लॉक इन खत्म होने के बाद आपके पास चॉइस है, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। SIP के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया तो ध्यान रखिएगा जो लास्ट SIP आप कर रहे हैं 3 साल, उस SIP का जो लॉक इन 3 साल उसमें उस दिन से स्टार्ट होगा। तो हर एक SIP का लॉक इन उसके इन्वेस्टमेंट डेट से 3 साल होता है। दूसरी बात, कई लोग हैं ऐसे कि अगर आप ELSS में लॉक इन, वो चाहते हैं कि पैसे लॉक्ड इन हो ताकि वो उसमें से विड्रॉ नहीं कर सके, बार बार स्विच नहीं कर सके। तो उस लिहाज से भी टैक्स बेनिफिट मिले ना मिले, क्यों ना हम उसमें इन्वेस्ट करें, कोई वैसे दिक्कत नहीं। सो इट इज पर्सनली डिपेंडेंट कि आपको किस तरह का आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। ऑप्शन चाहिए कि आप स्विच कर लें, नहीं चाहिए तो आप ELSS लीजिए, चाहिए तो फिर और टैक्स बेनिफिट नहीं यूज कर रहे हैं आप, तो फिर आप लॉक इन वाली स्कीम नहीं लेंगे तो बेटर है। अब इनके गोल्स की जो हम बात करें, 14,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं, और अगर हम 12,000 का अनुमान भी लगाते हैं, 12% का सॉरी अनुमान लगाते हैं, जो रिटर्न्स ये अपने पोर्टफोलियो पे एक्यूमुलेट जनरेट करेंगी, तो 15 साल बाद ये करीबन 70 लाख रुपए होता है। इनका टारगेट था कि पहले 15 साल में इन्हें 50 लाख चाहिए और फिर उसके बाद 5 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ नंबर्स देखूं कि पहला जो इनका 15 साल का गोल है, 12% के अनुमान से 70 लाख रुपए बनता है। अब यहां से ये 50 लाख तो निकाल लेंगे जो इनकी जरूरत है, 20 लाख बचते हैं, और अगले 5 साल तक भी ये SIP 14,000 की अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये रकम आगे जाते हुए बनती करीबन 45 लाख रुपए। अब इनका सेकंड गोल था कि इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टफॉल होगा। ये पहला गोल तो 50 लाख का हो गया और दूसरा गोल हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि करीबन 45 लाख रुपया बनेगा। तो इनका जो सेकंड गोल है उसे पूरा करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट राशि इन्हें बढ़ानी होगी। जो स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में है,
मुझे कोई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती इसके अंदर। ऑफ कोर्स ईएलएसएस पे हम बात कर चुके हैं कि अगर इन्हें लॉक इन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कंटिन्यू करते रहें फर्दर इन्वेस्टमेंट भी, और अगर लॉक इन इन्हें नहीं चाहिए, तब इन्हें स्कीम चेंज करनी होगी। लेकिन 15 साल का टाइम होराइज़न है, अगर लॉक इन लेती भी हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिसाइड कर लें कि इन्हें लॉक्ड इन वाली स्कीम चाहिए, टैक्स बेनिफिट लेती हैं कि नहीं लेती हैं, और अगर इन्हें ऐसी कोई स्कीम चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में कि 1-2 साल के अंदर भी अगर स्विच या रिडीम करना चाहें, तो फिर ये नॉन ईएलएसएस स्कीम लेके इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना होगा। ऑलराइट हर्ष, काफ़ी विस्तार से आपने इनको जानकारी दे दी है और तमाम दर्शकों को हम यही कहेंगे कि एलएसएस स्कीम को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। खासतौर से अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं तब आपको टैक्स का बेनिफिट फिलहाल एलएसएस स्कीम्स में नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस पर एक अलग से शो हमें करना चाहिए हर्ष, जहां पर हम ये समझाएं लोगों को कि किन सूरतों में जो है टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा अगर आपको अभी भी उठाना है तो नई टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो, कहाँ फ़ायदा आपको ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस पेशकश में हम लेंगे इजाज़त आपके साथ हर्ष, और दर्शकों को ये बता दें अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं, विमेन इन्वेस्टर्स खास तौर से, अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रही हैं लाइव इस वक्त, तो आप कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल डाल सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार एक महिला उद्यमी से बात करेंगे और कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। आर्थिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो किस तरह के आपके लिए इंस्पायरिंग कहानी है या प्रेरणा स्रोत या उसके मंत्र जो आपको दे सकती हैं, ये सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम विमेंस वेडनेसडे हमारी खास पेशकश लेकर आए हैं और अब वो पड़ाव जहां पर हम महिला उद्यमियों से मिलते हैं और ऐसी कामयाबी की कहानी जिसको सुनकर आप भी प्रेरणा ले सकती हैं और आप भी अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं। आज मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गई हैं सीए राधिका चौहान, डायरेक्टर हैं पर्चर ग्रुप ऑफ होटल्स की। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आज आपने समय दिया और आपसे बातचीत होगी आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में और किस तरह से आपने अपने सभी सपनों को साकार किया है और अब अपनी बेटी के लिए भी कर रही हैं। तो राधिका, जो भी आपके प्रोफाइल को देखेगा वो ये बात तो समझ सकता है कि आप आर्थिक जगत से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं। निवेश की भाषा, पैसे बचाने को लेकर जितने गुरु मंत्र हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्योंकि आप इस व्यवसाय में रही हैं तो आपको बहुत पहले से इसकी समझ रही होगी। लेकिन राधिका, एक बात होती है इन बातों की समझ रखना, इस क्षेत्र में नौकरी करना, और एक बात होती है अपना पोर्टफोलियो बनाना और उस राह पर जाना जहां पर आप खुद आर्थिक तौर पे आज़ाद रहें। वो सफ़र आपने कैसे तय किया? खमाग्नि कविता जी, और मैं सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन देना चाहती हूँ। Firstly, thank you for inviting me at such a coveted platform. मैं अपनी इस आपके सवाल को बताने के लिए थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी का भी एक हिस्सा बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसको उस समय जो परवरिश मिलती है वही आगे जाके उसकी सफलता और सोच का निर्माण रखती है। So when I grew up admiring my grandparents. My grandfather was a retired RAS officer. और उनके रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से हमारा जो पैतृक गांव था वो उसकी विकास में लग गए। This gave me an opportunity to connect with the people, the culture and the custom of that region. Also, simultaneously, I belong to a business family. So my parents were involved into the business of hospitality and fruit plantations, which inclined me towards commerce and business. इसीलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी and I performed decently well. I was an all India ranker. उसके बाद मैंने जो एक सीए की एक बहुत फेमस फर्म है डेलॉइट करके, वहाँ काम किया। वहाँ पे मैंने ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, टैक्सेशन, इसका काफी ज्ञान एकत्र किया। Then to foster my childhood ambition of hospitality, I joined the Indian hotels, the Taj Group of Hotels, and I worked with their finance vertical. पोस्ट माई मैरिज इनटू द पचार फैमिली, जब मैंने यहाँ का जो फैमिली बिजनेस है पचार ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि भगवान की आशीर्वाद से और घर के बड़ों के आशीर्वाद से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला which helped me to foster my childhood dreams of hospitality. It connected me to the culture, custom, the people around me, and it also helped me to make the best use of my
education, which was into finance and chartered accountancy. हमारा जो पचार ग्रुप है, it is into real estate, hotel industry, and we also have a vertical of clothing which is called the Pachar collection. मैं उसी पर सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रियल एस्टेट भी हो गया, कौन कौन से सेक्टर आप अपने बेड़े में लेना चाहती हैं? मेरे ख्याल से कामयाबी की कहानी जो है आपकी, हर सेक्टर में जो है आप अपना नाम बना रही हैं। कैसे ये मुमकिन हो रहा है? देखिए, एक तो ये होता है कि आप लाइफ का फ़्लो फॉलो करें और उस फ्लो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन क्या आपकी भी ऐसी कोई मंशा रही है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं? या मुझे, एक तो लर्निंग आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, आपने फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी, और एक लर्निंग ऐसी भी होती है जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई बात है? मैं हमेशा अपने कल्चर और कस्टम को लेके काफी इंक्लाइन थी। साथ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मेरी पसंद की इंडस्ट्री थी, इसीलिए मैंने फाइनेंस पढ़ते हुए भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के फाइनेंस को ज्वाइन किया था। जब मैंने पचार ग्रुप में ज्वाइन किया तो आई फाउंड देयर होटल सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज समथिंग आई वुड विश टू आल्सो शेयर विद द ऑडियंसेस हियर, that it was in the year 1995 when our parents they diversified from the real estate business into the hospitality segment and converted our ancestral palace, जो पचार में हमारा पुराना पैलेस था, उसको एक होटल में कन्वर्ट किया। एक फैमिली का बड़ा ही कॉन्शियस एफर्ट था that they did not want to just develop architectural units, which would act as like modes of luxury, but they wanted to develop theme based hotels which can also act as educational hubs. हमारी सारी होटल्स किसी ना किसी कल्चरल थीम पर बेस्ड है, और एक पचार ग्रुप की होटल्स का अगर कोई भ्रमण करे तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत सारे, भारतीय संस्कृति प्लस विश्व की संस्कृति के बहुत सारे पहलू दिखने को मिलेंगे। हमारा जो पुष्कर में जो आराम बाग है, दैट इज बेस्ड ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर क्राइस्ट, लाइक द अरेबियन सिविलाइजेशन, द चाइनीज। इस साथ ही हमारा जो मेरे ख्याल से भारत की एक, बिल्कुल भारत की काफ़ी हद तक पहचान झलकती है पूरे पचर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में, और जिन जिन क्षेत्रों में इनके आपके सभी की मौजूदगी दर्ज है। लेकिन इसके अलावा अब राधिका, सवाल थोड़ा सा आपके पर्सनल पोर्टफोलियो पर मैं चाहती हूँ। आप बहुत ही समृद्ध परिवार से आ रही हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शायद आपके जितनी खुशनसीब ना हो, लेकिन देखिए, सपनों की कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं होती। सपने सब बड़े सपने देखना चाहते हैं, और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई उड़ान जो है भरना चाहता है। आप मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किस तरह से निवेश करना ज़रूरी है? आप जब महिलाओं से मिलती होंगी, जब आप उनसे बात करती होंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, निवेश की कौन सी सीख आप उनको देती हैं? खुद भी पर्सनली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ की होगी पहली? ये जानकारी अगर आप दें तो दर्शकों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और प्रेरणा मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है कम से कम फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जिस प्रकार का बिजनेस को रन करती हूँ, एक इंटेलिजेंट बिजनेस वुमन के लिए ये जरूरी होता है कि उसको अपने फंड्स फर्स्टली अपने बिजनेस में लगाने होंगे। तो मेरे मेजर फंड्स रियल एस्टेट में ही लगे हुए हैं। साथ ही भी एक जो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस इंडिया में चलता है, दे एक्चुअली रन ऑन अ कॉमन पूल। मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने एक एम्प्लॉयर एज वेल एज एक एम्प्लॉय दोनों के दृष्टिकोण से समाज को एवं हमारे भारतीय बिजनेसेस को देखा है। जब भी मेरे पास में कोई यंग बच्ची अपनी कोई परिस्थिति बताते हुए आती है, मैंने हमेशा यही सलाह दी है कि अभी जिस जमाने में, जिस युग में हम हैं, यहाँ पर इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका अगर करेक्ट उपयोग किया जाए, मैं किसी को भी एक एम्प्लॉय होने की बहुत लंबे समय तक की सलाह नहीं देती हूँ। मैं हमेशा सबको यही सलाह देती हूँ, बी इंटेलिजेंट टू यूज द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर अवेलेबल अराउंड अस and become not an employee but an employer. मोदी जी के शासन में जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट कहा है ना, एमएसएमई कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि मेजर जो विमेन वर्कफोर्स है सब वहीं से आ रही है, और वो उनको एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनाना चाहते हैं। एमएसएमई की स्कीम्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स, रूरल टूरिज्म की स्कीम्स, ये सभी इसी चीज पे केंद्रित है कि जो महिलाएं अपना कोई छोटा सा बिजनेस
डेवलप करना चाती हैं, उन सकती सबको हैं, बहुत तरीके की बिल्कुल। सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नहीं, तो मैं काफ़ी तो पते की बात आपने कही। जी, काफ़ी पते की बात आपने कही और मेरे ख्याल से कोविड के दौरान भी हमने देखा है कि महिलाओं ने कैसे कदम आगे बढ़ाया है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और खुद का व्यवसाय शुरू करने को लेकर। मैं आपसे और भी इसको लेकर बातचीत करना चाहती हूँ, कौन-कौन से गुर आप सिखा सकती हैं महिलाओं को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए, उद्यमी बनने के लिए। मेरा समय समाप्त हुआ है। राधिका, फिर से आपसे हम मुलाकात ज़रूर करेंगे और फोकस करेंगे बिजनेस एस्पेक्ट पर, जहाँ पर शायद आप उनको मार्गदर्शन दे पाएँ और उनको प्रेरणा दे पाएँ। लेकिन फिलहाल आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। को भी मेरा थैंक यू। चलिए, इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी निवेश को लेकर सीख जारी है और सोने में निवेश की बारीकियां इस छोटे से ब्रेक के बाद।